आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो सम और विधान दो शब्दों से मिलकर के यह बनता दिखाई दे रहा है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो कानून। तो संविधान का अर्थ हुआ समान कानून। अब समान कानून किसके लिए? किसी भी देश या संप्रभु राष्ट्र के भीतर रहने वाले निवासियों के लिए, उसके नागरिकों के लिए समान कानूनों का होना संविधान है। अब संविधान का यह तो हो गया भौतिक पक्ष। इसका आत्मीय पक्ष क्या है? अगर हम संविधान के आत्मीय पक्ष की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है समता मूलक समाज की स्थापना। यानी सबके लिए समान विधियों का होने का सीधा सा अर्थ है कि समाज में सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाए और समाज में समानता की स्थापना का प्रयास किया जाए। यह संविधान है। संविधान केवल सर्वोच्च विधि ही नहीं है। आपको हमेशा से ही मैं बताते चला आया हूं कि कोई भी संविधान किसी भी देश या किसी संप्रभु राष्ट्र के नागरिकों की सोच का दर्पण होता है। संविधान केवल वह सर्वोच्च विधि नहीं है जिससे कि किसी राष्ट्र का शासक अपनी प्रजा पर या वहां के नागरिकों पर शासन करे। यह हमारी सोच का दर्पण है। एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट ऑफ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट। यदि किसी देश के संविधान में वहां के लोगों की सोच दिखाई नहीं देगी तो वास्तव में संविधान नहीं है, केवल यह डिक्टेटरशिप कानून बन के रह जाता है। खैर, इसलिए हमारे संविधान में जो शुरुआत हुआ प्रिम्बल, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू किया गया है। हम भारत के लोग भारत के संविधान को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आखिर समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगी? इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। उसमें गांधी के दर्शन की छाप है और गांधी स्वयं समतामूलक समाज के समर्थक थे। अगर आप देखेंगे तो गांधी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, यानी गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का अंत हो। प्रश्न है, क्या यह वही कांग्रेस का अंत की परिभाषा है जो आजकल हम ट्रेडिशनली सुनने को मिलता है? नहीं। यहां गांधी का सीधा सा उद्देश्य था कि कोई दल ना हो, क्योंकि एक दल बनेगा तो दूसरी विचारधारा से प्रभावित दूसरा दल बनेगा, तीसरी विचारधारा से प्रभावित तीसरा दल बनेगा। और ऐसे में भारतीय समाज में जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, समतामूलक समाज की स्थापना, वह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस विचारधारा का वर्चस्व होगा उस विचारधारा की राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे और अपने विचारधारा के मानने वाले लोगों के विचारों के संरक्षण हेतु वह अन्यों के विचारों को सप्रेस करेंगे और लोकतंत्र टायरनी ऑफ मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएगा, यानी बहुमत की तानाशाही में तब्दील हो जाएगा। और भारतीय संविधान ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसलिए भारतीय संविधान में देखिए, कहीं पर भी स्पष्ट दलीय व्यवस्था का जिक्र नहीं है। आज कोई भी राजनीति शास्त्र का विद्वान, राजनीति विज्ञान का विद्वान यदि सरकार की किसी नीति की आलोचना करता है तो उसको एक विशेष आइडियोलॉजी से प्रेरित बता दिया जाता है। वह किसी विशेष आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं होता, बल्कि वह चाहता है कि सरकार की जिन नीतियों में त्रुटियां हैं और वे नीतियां समतामूलक समाज की स्थापना में बाधा हैं, ऐसी नीतियों को बनाने से
विधायिका बचे, ऐसी नीतियों को लागू करने से कार्यपालिका बचे। यही हमारे संविधान का उद्देश्य है। स्वयं जेपी भी दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और संविधान में भी इसका जिक्र नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारतीय संविधान निर्माता, जिनकी आत्मा पवित्र थी, वे चाहते थे कि निर्दलीय व्यवस्था हो और जनता अपने नागरिकों में से सबसे बेहतरीन को चुन के भेजे, जो किसी दल की विचारधारा का समर्थन ना करता हो, बल्कि वह आम नागरिकों की सोच का प्रतिनिधित्व करता हो, जो रोटी रोजी रोजगार की बात करता हो। क्या आज हमें आजाद हुए इतने वर्ष हुए, संविधान को लागू हुए इतने साल हुए, क्या आज हम संविधान के उन लक्ष्यों को हासिल कर पाने में सफल हुए हैं? इसकी सफलता में बाधा क्या है? इसकी सफलता में बाधा है कि हमारे समाज में विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ध्यान रहे, यह कोई सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। भारतीय संविधान को जब आप देखेंगे, उस दौर में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिबरलिस्ट दिशा दिया जाए या सोशलिस्ट दिशा दिया जाए, लेकिन हमारे बुद्धिमान संविधान निर्माताओं ने उसमें मिश्रित व्यवस्था को अपनाया। समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया। 20 साल 25 साल बीत गए, लेकिन समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। तब जाकर के जो संविधान के लक्ष्य डीपीएसपी में निर्धारित थे, जो हमारे मौलिक अधिकारों का लक्ष्य था, उद्देश्य था, उन उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने हेतु हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया। वो जो 42वां संविधान संशोधन है, वह समतामूलक समाज की स्थापना में सबसे बड़ा स्तंभ है और संविधान में वो लक्ष्य पहले से प्रतिबिंबित हो रहे थे। आप उसमें देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में कि समाजवादी भारत की बात चल रही है, पंथ निरपेक्ष भारत की बात चल रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? उसी संविधान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, समतामूलक समाज के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। क्योंकि संविधान कोई भी इंसान जो बनाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो बनता है, किसी ईश्वर के द्वारा नहीं बनता, मानव के द्वारा बनता है और कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उद्देश्य सही था, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई थी और वो समतामूलक समाज की स्थापना में बाधा थी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 25 से 28 सभी मजहब के लोगों को अपने धर्म के प्रचार और सकारात्मक तरीके से मजहब अंतरण की या धर्मांतरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। इससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। जो जरूरत थी कि अनावश्यक धर्मांतरण पर रोक लगे, तो इसके लिए पंथ निरपेक्षता को जोड़ना जरूरी था। देश के जो आर्थिक रिसोर्सेस हैं, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सेंट्रलाइज थे। उन पूंजीपतियों के हाथों से निकाल करके देश के नागरिकों के हाथों में देना, यह समतामूलक समाज की स्थापना की एक बड़ी कड़ी है। इसलिए संविधान में समाजवाद जोड़ा गया। आज देखते हैं कि कुछ भूले भटके लोग उस संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, 42वें संविधान संशोधन को पर प्रश्नवाचक लगाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक में लोग पहुंच जा रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन को रद्द किया जाए। वो दिखाया जा रहा है कि वो पंथ निरपेक्षता के शब्द को रद्द करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे षड्यंत्र है समाजवाद को रद्द करना, ताकि देश के रिसोर्सेस फिर से नागरिकों के हाथों से छीन करके कुछ विशिष्ट एलिट क्लास या पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए। तो 42वां संविधान संशोधन वास्तव में हमारे संविधान के मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है और वही उद्देश्य जो 1949 के संविधान में निखर कर सामने आने वाले थे। आप बातें समझ गए होंगे कि संविधान, हमारा जो संविधान है वह कितना सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और वास्तव में दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनमें यह सर्वाधिक महान संविधान है और इसकी रक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। आप में से कई प्रशासक होंगे, कोई जज होगा,
और उन पदों पर जाते हुए आप इस संविधान की रक्षा करें। हमें इसकी शपथ लेनी चाहिए। आज के दिन, आज यह एक ड्रामा बनकर के रह गया है संविधान दिवस, कि एक दिन में हम संविधान दिवस की बधाई देते हैं और अगले दिन से हम उसके मूल उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना की प्रेरणा को भुला देते हैं और फिर अपने कॉम्पिटिटिव नेचर में आ जाते हैं। समतामूलक समाज की स्थापना कोई कॉम्पिटिटिव सोसाइटी नहीं कर सकती है, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का होना जरूरी है। इसीलिए गांधी ने कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा दिया था और गांधी के मूल्यों को संविधान के लागू होने के बाद बढ़ाने वाले उनके शिष्य थे, उनके समर्थक थे आचार्य विनोबा भावे। कार्यपालिका विधायिका जिस नीति को बनाए, कार्यपालिका उस नीति को लागू कर रही है और न्यायपालिका अगर परीक्षण कर रही है तो परीक्षण की दिशा और दशा केवल यह होना चाहिए कि समतामूलक न्याय की स्थापना हो। लेकिन अगर विधि निर्माता भटक जाए और हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश भटक जाए और लागू करने वाली कार्यपालिका भटक जाए और तीनों साथ मिलकर के षड्यंत्र करें कि समतामूलक समाज की स्थापना संभव ना होने पाए, अगर उसको ले जाकर के ब्रिटिश पूंजीवादी, बेंथमवादी, उदारवादी न्यायशास्त्र की तरफ दिशा देने लग जाए, तो वास्तव में यह भारतीयों के लिए सबसे बड़ा अपमान का दिन होगा। हमारा संविधान हमारे संस्कारों को प्रतिबिंबित करता है। मैं ये सिर्फ बात आप युवाओं के बीच में नहीं रख रहा हूं, या जो यहां 18 से 40 के बीच के बैठे लोग हैं उनसे मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं भारत के नागरिकों के बीच में अपना यह पक्ष रख रहा हूं। देश की न्यायपालिका, देश की कार्यपालिका और देश की विधायिका में जो बैठे हुए लोग हैं उनके बीच में मैं अपने इस दर्द और इस मर्म को रख रहा हूं। आपके शिक्षक होने के साथ साथ मैं एक भारत का नागरिक भी हूं और संविधान पे अगर कहीं खतरा उत्पन्न होता है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा और आपका कर्तव्य है। अगर पूंजीवाद हावी हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा आपका कर्तव्य है। सोचिए कितने समतामूलक सोच के वो लोग थे कि हमारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, आपने सुना होगा कि शरीर पे बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, कि देश की बड़ी एक जनसंख्या गरीबी में जीवन यापन कर रही है। और आज का नेता कोई हो, वो अगर 10 लाख के सूट और 2.5 लाख के बूट पहन के घूमता हो और ड्रामे के आंसू बहाता हो तो निश्चय ही वह संविधान का रक्षक नहीं कहा जा सकता, वह मानवता का रक्षक नहीं कहा जा सकता। जिन मानवीय मूल्यों को हमारे संविधान निर्माताओं ने आत्मसात किया था और संविधान में डालने का प्रयास किया था। आप प्रशासक हैं कल के, आपको जाकर के इन्हीं चीजों पर, इन्हीं मूल्यों पर काम करना होगा। न्याय की दिशा और दशा पूंजीवादी, बेंथमवादी न्यायशास्त्र पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह गांधी के विचारों पर आधारित हो, डॉक्टर अंबेडकर के समतामूलक सिद्धांतों पर आधारित हो और आचार्य मनु के फंक्शनल परफेक्शनिज्म पे आधारित हो। तब जाकर के हम इस संविधान के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमें कॉन्फ्लिक्टिव कॉम्पिटिटिव सोसाइटी की तुलना में कोऑपरेटिव सोसाइटी में तब्दील होना होगा, तब उस संविधान के लक्ष्यों को हम हासिल कर पाएंगे। तो आज आप शपथ ले रहे हैं कि संविधान के लक्ष्यों को हम हासिल करेंगे। क्या जोश नहीं है? अभी भी डाउट है? ये हुई बात। और हां, ये सिर्फ आज का त्योहार नहीं है, आपको 365 दिन और 6 घंटे इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठाए रखना होगा। यह सिर्फ आपका टीचर नवनाथ मिश्रा नहीं बोल रहा है, आपकी संस्था का एक अंग नवनाथ मिश्रा नहीं बोल रहा है, यह भारत का नागरिक भी बोल रहा है। और आपके बीच उतरने का मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक सही दिशा दिया जाए ताकि आप इस संविधान के मूल्यों की रक्षा करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द और समय की अपनी एक मर्यादा होती है।
और मैं इन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों पर यहीं पर विराम लगा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को आत्मसात करेंगे। इसी के साथ